Hello everyone, welcome to Teach Point. Today we will discuss about energy. ऊर्जा व ऊर्जा के संसाधन के बारे में आज हम बात करेंगे। कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। किसी भी व्यक्ति या फिर मनुष्य या फिर जो भी इस पृथ्वी पर अवेलेबल है उसे कार्य करने के लिए किसी न किसी एनर्जी की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। जैसे एनिमल्स हो जाते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, वो भी कार्य करते हैं। एनिमल्स को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अपने भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। भोजन में वो पहले वो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स भी जो होते हैं उन्हें भी जो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की क्रिया कर रहे हैं। इन सब की क्रिया करने के लिए उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता है और वो ऊर्जा वो अपना भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं और वो भोजन वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। और जो हमारे आसपास की बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनसे हम अपना कार्य करते हैं, उन्हें भी कार्य करने के लिए किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा उन्हीं की पेट्रोल के द्वारा मिलता है या डीजल के द्वारा होता है। जैसे हमारी कार हो गए, बाइक वगैरह हो गई, उनमें पेट्रोल, डीजल इन सब के द्वारा एनर्जी होता है। और बहुत सारी मशीनें हैं जिनको कोयला के द्वारा उन एनर्जी मिलती है। जैसे कि पहले प्रेस वगैरह का यूज किया जाता था, वो भी कोयले से चलते थे। और विद्युत को भी ऊर्जा के रूप में यूज किया था। जो सीएनजी गैस होती हैं उनको भी एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि वे पदार्थ जो हमें लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो अच्छे ऊर्जा के स्रोत होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं। तो अच्छे ऊर्जा के स्रोत में देखेंगे उनकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो उनकी विशेषता हो जाएगी पहला कि वे ऊर्जा की जो स्रोत होते हैं वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। ऐसा नहीं है कि थोड़े कुछ टाइम हमको मिले उसके बाद वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छे ऊर्जा के स्रोत हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध हो। और सेकंड हो जाएगा कि जिनका भंडारण मतलब उसको स्टोर किया जा सके और उसे एक जगह से दूसरे जगह पर उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, उसका परिवहन हो सके। और थर्ड हो जाएगा कि इसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि ये अधिक उष्मीयमान हो, मतलब थोड़ा सा ही मतलब यूज करने पे उससे ज़्यादा एनर्जी हमें प्राप्त हो। जैसे थोड़ा सा पेट्रोल या फिर कोयला वगैरह यूज़ करें और उससे हम ज़्यादा एनर्जी का डेवलप कर सकें, वो ऐसा उसमें क्वालिटी होना चाहिए। और जो प्रदूषण कम करे, या ऐसा नहीं है कि कोई भी ऊर्जा के जो है स्रोत ले लें और वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाएं, तो ये बैड क्वालिटी में आ जाएगा, बैड सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएगा। और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में एक क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो आसानी से कहीं भी हमें अवेलेबल हो सके। ऐसा नहीं है कि वो कहीं मिले ही नहीं जल्दी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस, जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो उनका वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अनवीकरणीय स्रोत होते हैं और दूसरा होता है नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत जिन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस भी कहते हैं, यानी कि जो क्षय हो, जो एक टाइम पीरियड के बाद जो ख़त्म हो जाए, जिनमें धीरे धीरे कमी आए जिनके यूज में, वो अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और नवीकरणीय स्रोत वही होते हैं जो कि टाइम पीरियड के साथ में ख़त्म ना हो, जिनको दोबारा बनाया जा सके। तो अब हम लोग इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस या फिर उसकी जो विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। कि जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं वे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है और इनका भंडारण जो होता है वो एक टाइम पीरियड के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोयला हो गया, कोयला अगर एक बार आप उसका यूज कर लेते हैं तो उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। और अगर खादानों में से अगर कोयले को बार बार निकाल रहे तो कोयला ख़त्म हो जाएगा। और जो अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं ईंधन या ऊर्जा के संसाधन, वे बहुत अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब
जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा कोयला, आ जाएगा पेट्रोलियम, आ जाएगा प्राकृतिक गैस हो जाते हैं, परमाणु ऊर्जा हो जाते हैं। और सेकेंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं नवीकरणीय स्रोत की। ये जस्ट अनवीकरणीय की अपोजिट होते हैं। तो ये जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब वो ख़त्म नहीं होते हैं और इनको जो है दोबारा बनाया जा सकते हैं और इनका जो भंडारण है वो ख़त्म नहीं होगा। और ये इनमें क्वालिटी होती है कि वो ये इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि ये प्रदूषण कम करते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारी जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। आपने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में सुना होगा, जिससे अक्सर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि परंपरागत स्रोत क्या होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। तो परंपरागत स्रोत वे होते हैं जिन्हें आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा के समय से जिन ऊर्जा के स्रोत को ईंधन के रूप में यूज कर रहा है, एनर्जी के रूप में यूज किया जा रहा है, वे परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस में एलपीजी जो गैस है वो भी परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आएगी। परंतु जो परमाणु ऊर्जा का प्रयोग अभी हाल ही में शुरू हुआ है कि उसको एनर्जी के रूप में उसका यूज किया जाए, तो ये हमारा गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। गैर परंपरागत स्रोत वे होते हैं जिनको अभी हाल ही में बहुत जल्दी समय में उसका ऊर्जा के रूप में यूज किया जा रहा हो। इसके अंदर जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वे सब आ जाएंगे, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जो बायोडीजल्स होते हैं वे भी गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। बायोडीजल मेनली वनस्पतियों से बनाए जाते हैं। ये भी इसमें भी जेट्रोफा जो प्लांट्स होता है, यानी कि रतन जोत जो होता है, उससे ये बायोडीजल बनाया जाता है। आजकल तो गन्ने का प्रयोग भी बायोडीजल बनाने के लिए किया जा रहा है। और जेट्रोफा या रतन ज्योत के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काली क्रांति जो है, ब्लैक रिवॉल्यूशन का प्रारंभ किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जो परमाणु ऊर्जा है वो भी गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो थोरियम या यूरेनियम का प्रयोग आजकल एनर्जी डेवलप करने के लिए या विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है, वो भी गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत 3 आते हैं। एक तो कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आता है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे या जीव जंतु थे वो भौगोलिक उथल पुथल के कारण ज़मीन के अंदर दब गए थे और उन्हीं के सड़ने गलने के उपरांत जो है जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है। यहाँ हमने ऊर्जा के संसाधनों के बारे में बात किया कि वे कितने प्रकार से होते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।